नमस्कार दोस्तों, मैं माही। आज अपन बात करेंगे जे.एंड.के की। हाँ, जे.एंड.के का नाम सुनकर सबसे पहले माइंड में क्या आया? जो घूमने के शौकीन हैं उनको पहाड़ियाँ, जो वहाँ के झरने हैं, वाटरफॉल है, वो याद आता है। लेकिन जो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल रुचि रखता है, जिनको नॉलेज है इन चीज़ के बारे में, तो उसके माइंड में सीधा सा आएगा धारा 370 और 35A। तो आज अपन उसी के बारे में बात करेंगे कि इसको लाया क्यों गया था, ये कैसे लागू हुआ और इसको हटाया कैसे गया, कौन सी यूनिक प्लानिंग थी उसके तहत इसको हटाया गया था, और इसके प्रावधान थे वो कैसे लागू किए गए थे और किसके द्वारा लागू किए गए थे। अपन सारी बातें करेंगे, सारी टॉपिक पे अपन डिस्कस करेंगे। और जब भी धारा 370 हटाने की बात होती है तो वहाँ के जो लोकल लीडर हैं जे.एंड.के के, उनसे आप सुनते होंगे कि मोदी साहब क्या कर लेंगे। 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकते। हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? वो ये क्या थी, क्यों इतनी कंट्रोवर्शियल थी? तो वीडियो शुरुआत करें इससे पहले मैं बता दूं, जो मेरा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो अपन शुरू करेंगे कि इसको क्यों लाया गया था, कैसे लाया गया था और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी उस टाइम। चाचा नेहरू वाले टाइम की बात है, उस टाइम पे क्या ज़रूरत पड़ी थी धारा 370 की। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि जो भारत का जो स्ट्रक्चर है ब्रिटिश काल में वो क्या था। आप इस मैप में देख सकते हो, इसमें 2 जोन हैं। मैप में 2 जोन हैं, एक पिंक और एक येलो। आप देख पा रहे होंगे जो येलो जोन है वहां पे कंप्लीट रूप से जो ब्रिटिशर्स थे उनका राज था, ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां पे राज करती थी। और जो पिंक एरिया है वहां पे जो वहां उस टाइम की जो रियासत थी, वहां के राजाओं के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट काम करती थी। जो पिंक एरिया वहां पे जो राजा थे वो अपना राज करते थे, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास वहां पे जो डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है और कम्युनिकेशन है, ये 3 चीजों का अधिकार था राजाओं के साथ मिलकर। बाकी काम राजा देखेंगे, जबकि कम्युनिकेशन, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स ये ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी। उनमें से अपना जो जे.एंड.के वो भी एक प्रिंसली स्टेट था। ठीक है, जो पिंक वाला एरिया है उसको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट, ये प्रिंसली स्टेट थे। और जो येलो जोन है वो क्या थे, ब्रिटिशर्स का राज था वहां पे। ठीक है, तो जे.एंड.के भी एक प्रिंसली स्टेट था। तो टाइम आता भारत पाक के बंटवारे का, तो क्या होता है 3 जून 1947 को जो अंग्रेज थे वो एक प्लान लेके आते हैं जिसको बोलते हैं माउंटबेटन प्लान। उसके आधार पर भारत का बंटवारा होना था। और हम सबको पता है कि भारत का बंटवारा किस आधार पे हुआ था, रिलीजन बेस पे हुआ था, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर हुआ था। तो जो प्रिंसली स्टेट थे उनको पूरा अधिकार था कि आप कौन से कंट्री के साथ जाना चाहोगे, पाकिस्तान के साथ जाना चाहोगे या भारत के साथ आप मिलना चाहोगे। जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ के जो राजा थे उस टाइम पे उसका नाम था महाबत खान, और जो निजाम था उसका नाम था शाह नवाज भुट्टो। दोनों पाक प्रेमी थे, दोनों पाकिस्तान को पसंद करने वाले थे। तो ये क्या चाहते थे कि हम पाकिस्तान में जाके मिलेंगे, हम पाकिस्तान, इंडिया का सपोर्ट हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो वहां पे उस टाइम पे क्या हुआ कि पटेल नाराज हो गए अंग्रेजों से कि भाई ये क्या हुआ, आपने जो बंटवारा किया था वो किस आधार पे किया था, हिंदू मुस्लिम के आधार पे किया था, रिलीजन के बेस पे किया था। तो जहाँ पे मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो हिंदू है, तो आप उसको पाकिस्तान में कैसे ऐड कर सकते हो। तो वहां पे जिन्ना ने अपनी बात रखी, इस हिसाब से तो जो जे.एंड.के है उसकी पॉपुलेशन जो मेजोरिटी है वो मुस्लिम है, तो पाकिस्तान के पास में जाना चाहिए। तो ये बहस चली रही थी। तब जूनागढ़ की 2 रियासत थी, उन्होंने भारत के साथ में मिलने का एग्रीमेंट कर लिया। तब अंदर ही अंदर विरोधाभास चलता रहा इनका। फिर जो इंडियन आर्मी ने चारों ओर से घेर लिया किसको, जूनागढ़ को, ताकि जो पाक के साथ में जो कनेक्शन है वो टोटली कनेक्शन हट जाए। ठीक है, तो वहां पे उस टाइम पे इंडियन आर्मी ने जूनागढ़ को घेर लिया और जो निजाम है वो डरकर भाग गया। तो वहां पे एक फैसला हुआ कि यहाँ पे जनमत संग्रह होगा। जनमत संग्रह, जैसे भी जनता चाहेगी पाकिस्तान के साथ में मिलना चाहेगी तो पाकिस्तान के साथ रहे, और जो भारत के साथ रहेगी तो भारत के साथ रहे, कोई दिक्कत नहीं। तब डेट आती है 20 फरवरी 1948। 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया जाता है जूनागढ़ में। तो वहां पे 99.95% लोग भारत को चूज करते हैं। 99.95% लोग भारत को चूज करते हैं कि हम भारत में ऐड होंगे। तो उसी टाइम पे रिजल्ट आता है कि
जो जूनागढ़ है, जो प्रिंसली स्टेट है, वो भारत में ऐड हो गया है। अब बचते हैं दो, हैदराबाद एंड J&K। ठीक है, तो अब हैदराबाद में क्या होता है, उस समय का निजाम था मीर उस्मान अली खान। मीर उस्मान अली खान का क्या कहना था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम ना पाकिस्तान के साथ में मिलेंगे और ना इंडिया के साथ में मिलेंगे। अगर इन केस हमें मिलना है, अगर उनको मिलना पड़े तो उनकी चाहत थी वो पाकिस्तान में जाकर मिले, बट हैदराबाद है वो इंडिया के बीचों बीच है, तो ये पॉसिबल नहीं था कि वो जाके पाकिस्तान में मिल जाए। तो उस समय के जो निजाम था, उन्होंने 1 साल का समय मांगा कि हमें 1 साल का समय दीजिए, आप 1 साल में जैसी सिचुएशन है वैसे रहने दीजिए, 1 साल के बाद में डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे मिलना है कहाँ पे नहीं। तो 1 साल में हैदराबाद के निजाम ने क्या किया कि अंदर ही अंदर खुद की आर्मी खड़ी कर ली। उस आर्मी का नाम था रजाकार। ठीक है, रजाकार क्या करते थे, जो नॉन मुस्लिम थे उन पे जुर्म ढालना शुरू कर दिया, वहां पे मारपीट शुरू कर दी और मतलब दंगे भड़काने शुरू कर दिए। तब उस टाइम पे जो पटेल थे उन्होंने आर्मी भेजनी चाहिए कि हम आर्मी भेजेंगे, जबकि नेहरू खिलाफ थे कि नेहरू चाहता है कि यार आर्मी नहीं भेजेंगे। ठीक है, जबकि पटेल चाहता था कि आर्मी भेजे और पटेल ने किया भी वही, पटेल ने आर्मी भेजी और सरदार पटेल ने ये जो खेल है हैदराबाद का 2 दिन में निपटा दिया। 2 दिन में हैदराबाद को भारत में मिला लिया। अब बारी आती है J&K की। J&K भी प्रिंसली स्टेट है, 2 प्रिंसली स्टेट को जो सरदार पटेल है उसने मिला लिया था भारत में, जूनागढ़ को और हैदराबाद को। अब बारी थी J&K की। अब शुरू होती है असली कहानी। अब यहाँ से शुरू हो गई 370 और 35A की कहानी। तो होता क्या है, JK की 77% जो पॉपुलेशन है वो थी मुस्लिम। तो अगर जैसे हिंदू राजा था JK का, तो वो हिंदुओं को ज्यादा प्रायोरिटी देता था, अगर मुस्लिम था तो वो मुसलमानों को ज्यादा प्रायोरिटी देता था। कहने का मतलब भेदभाव शुरू हो गया वहां पे मुसलमान और हिंदुओं के बीच में। तो उस टाइम पे जो राजा थे हरि सिंह, वो हिंदुओं को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे और उस टाइम पे उन्होंने एक लॉ लाया जिसको बोलते थे स्टेट सब्जेक्ट लॉ। स्टेट सब्जेक्ट लॉ 1927 और ये हरि सिंह लाया था। तो इसके तहत क्या होता था, जो वहाँ के जो संसाधन थे वो पहला अधिकार उस एरिया का था, जो एरिया के वहाँ के लोग थे, लोकल पीपल, उनका अधिकार था। स्टेट सब्जेक्ट लॉ 1927। तो इन सब चीजों को लेकर विरोध होना शुरू हो गया और 1931 में सबसे बड़ा विरोध हुआ था, वो रन किया था शेख अब्दुल्ला, जो उमर अब्दुल्ला के पिता है उन्होंने। और इधर जो नेहरू जी है वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। तो शेख अब्दुल्ला और जो नेहरू जी है इनमें आपसी संबंध बहुत अच्छे हो गए थे। तो जो शेख अब्दुल्ला है उन्होंने भरोसा दिया कि अगर JK में डेमोक्रेसी स्थापित हो गई तो मैं जो JK है वो भारत में विलय कर दूंगा, क्योंकि इस टाइम तक JK प्रिंसली स्टेट था, वो किसी के साथ में नहीं मिला था। तो ये बात पहुंच गई राजा तक। अब राजा ने क्या सोचा कि भी मैं कैसे भी करके पाकिस्तान के साथ में संबंध बनाऊं, और वो जो हरि सिंह था वो पाकिस्तान के साथ में रिलेशन करना शुरू कर देता है। तो थोड़ा बहुत अच्छे संबंध भी होते हैं, व्यापार भी होता है। तब अचानक क्या होता है, व्यापार बंद हो जाता है और अगले ही दिन युद्ध शुरू हो जाता है, जिसको अपन भारत पाक युद्ध बोलते हैं 1947 में। तो युद्ध शुरू हो जाता है। तब जो पाक की जो सेना है, सो कॉल्ड जो मिलिट्री है, वो श्रीनगर तक पहुंच जाती है। श्रीनगर जो कैपिटल है वहां तक पहुंच जाती है। तब उस टाइम पे हरि सिंह को कुछ नहीं दिखता, एक ऑप्शन बचता है भारत, और वो नेहरू जी के साथ में बात करना चाहता है। और फाइनली 26 अक्टूबर 1947 को विलय हो जाता है। कौन? JK। किसमें? भारत में। 26 अक्टूबर 1947 को जो हरि सिंह है वो राजी हो जाता है JK को भारत में मिलाने के लिए। तब जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो फॉरेन अफेयर और जो डिफेंस सिस्टम है, तीनों किसके पास में आ जाते हैं? इंडिया के पास में आ जाते हैं। तब नेहरू जी क्या करते हैं, मिलिट्री भेजते हैं। किसके खिलाफ? जो पाक जो फौज है उसको पीछे धकेलने के लिए। तो जो इंडियन मिलिट्री है वो पाक फौज को पीछे धकेलती है। बीच में ही जो नेहरू जी है वो क्या करते हैं, UN में पहुंच जाते हैं। UN में किस लिए? इस युद्ध को सुलझाने के लिए। UN एक फैसला सुनाता है, क्योंकि वहां पे UN में सबसे ज्यादा उस टाइम पे चलती थी अमेरिका की, और अमेरिका उस टाइम पे था पाकिस्तान के साथ में। तो UN क्या करता है, UN बोलता है जो युद्ध है ये यहीं पे रहेगा, यानी जो जितना एरिया जिस मिलिट्री के पास है उतना ही अब रहेगा, इसको विराम कर दीजिए। यानी जो LOC बनाई गई थी वो इसी बेस पे बनाई गई थी। इसी बात के लिए नेहरू जी को ट्रोल किया जाता है बहुत बार
कि अगर इतना पीछे कर ही दिया था पाक फौज को तो कम से कम और कर देते, बीच में यूएन में जाने की क्या जरूरत थी। तो ये कुछ मुद्दे हैं, इस वजह से नेहरू जी को बहुत ज्यादा ट्रोल कर दिया जाता है। तो नेहरू जी के और भी प्रस्ताव थे हरि सिंह से कि जो शेख अब्दुल्ला थे उस टाइम पे जेल में थे, कि शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया जाए और शेख अब्दुल्ला को पीएम बना जाए, क्योंकि सीएम नहीं बोलते थे उस टाइम पे, पीएम बोलते थे, सीएम वाला प्रावधान बाद में आएगा। तो ये प्रस्ताव थे नेहरू जी के राजा हरि सिंह के लिए। तो हरि सिंह मान जाता है इन सब प्रस्तावों को और वो भारत में मिल जाता है। तब क्या होता है, ये सब चीजें चल रही होती हैं और सोचा जा रहा होता है कि अब जेके को कैसे चलाया जाए, क्या संविधान लाया जाए जेके के लिए। और उसी टाइम पे जो भारत का जो संविधान है, क्योंकि भारत आजाद हुआ था, तो जो भारत का संविधान है वो उस टाइम पे बन रहा होता है। इसमें मेन पॉइंट ये था कि जो भारतीय संविधान के जो 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370, यही जेएंडके के लिए लागू होंगे। अनुच्छेद 1 में क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसमें ना जम्मू कश्मीर को दिक्कत थी ना ही इंडिया को दिक्कत थी। अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद 370 की। अनुच्छेद 370 में यह मेंशन था कि भारतीय जो पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट, वो भारत के लिए लॉ बना सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए लॉ नहीं बना सकती है, सिवाय डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के लिए। इसके लिए ही बना सकती है और बाकी कोई लॉ नहीं बना सकती है भारतीय पार्लियामेंट जेएंडके के लिए। फिर क्या होता है कि क्वेश्चन पुटअप होता है, क्या भारतीय पार्लियामेंट जेएंडके के लिए कानून बना सकती है? आंसर इज यस। कैसे? जेएंडके की जो गवर्नमेंट है उससे अप्रूवल लेने के बाद में बना सकती है, ऐसे नहीं बना सकती है। और यह भी मेंशन किया गया था कि धारा 370 को कैसे हटाया जाए। धारा 370 को कैसे हटा सकते हैं? जो वहां की जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उससे अप्रूवल लेना होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उससे अप्रूवल लेना होगा, और फिर राष्ट्रपति ऑर्डर पास करेगा, उसके बाद में धारा 370 को हटाया जा सकता है। लेकिन दिक्कत क्या खड़ी हुई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो बची ही नहीं, तो धारा 370 हटना इम्पॉसिबल। यही रीजन था कि जो जम्मू कश्मीर के जो लोकल लीडर थे वो अपने कॉन्फिडेंस से बोलते थे कि धारा 370 को 100 मर्तबा अगर प्रधानमंत्री बन जाए, बीजेपी कितने भी बार प्रधानमंत्री बना ले अपना, लेकिन धारा 370 को नहीं हटा सकती। इसी कॉन्फिडेंस की वजह से वो बोलते थे। लेकिन इसको इतनी यूनिक प्लानिंग के तहत हटाया गया, वो अपन आगे देखेंगे। लेकिन अब अपन बात करते हैं कि जेएंडके जो है वो साथ में मिलकर काम करने लगा था। जम्मू एंड कश्मीर साथ में मिलकर काम करने लगे, जो फारूक अब्दुल्ला है और जो नेहरू जी हैं। तभी बीच में एक दिक्कत आई, क्या जो बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, जैसे बैंकिंग है, सुप्रीम कोर्ट है, और भी बहुत सी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, जैसे फंडामेंटल राइट है, इलेक्शन कमीशन है, ये जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होंगे। तो इसके लिए प्रावधान निकाले गए। चर्चा पे चर्चा हुई किसके बीच में, फारूक जो शेख अब्दुल्ला है और जो नेहरू जी है उनके बीच में चर्चाएं शुरू हो गई। क्या बहुत से एग्रीमेंट हुए 1952 में दिल्ली में, तो इसको नाम दिया गया था दिल्ली एग्रीमेंट 1952। उस टाइम पे जो शेख अब्दुल्ला थे उनकी डिमांड थी, बहुत से ऐसे उन्होंने डिमांड रखी थी। तो वो क्या डिमांड थी, एक तो अलग फ्लैग होगा जम्मू एंड कश्मीर का, अलग फ्लैग होगा, अलग पीएम होगा, और अलग जो एक जो स्टेट सब्जेक्ट लॉ था वो भी निकाला जाएगा। इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसमें ये निर्णय लिया गया था कि उसमें जेएंडके के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। और देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो कोई एक आदमी नहीं बनाता है, वो उसमें मेजोरिटी भी होती है, माइनॉरिटी भी होती है, ओपोजिशन भी होता है, सभी पार्टी के लोग होते हैं और हर एक बातों का ध्यान रखा जाता है। उस टाइम पे जो संविधान जो बन रहा था उसको रन कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उस टाइम पे सोचा गया कि ऐसा जेएंडके पे कौन सा नियम लाया जाए ताकि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्ट था जो लाया गया था जेके के लिए उसका भी बात रखी जाए और संविधान की भी, जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी भी बात रखी जाए। तो इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो था जेके का, उसमें 7 नंबर पॉइंट पे ये मेंशन था कि जो जम्मू कश्मीर पे भारत का जो संविधान है वो लागू नहीं होगा, सिर्फ फॉरेन अफेयर्स, जो कम्युनिकेशन है और एक जो डिफेंस है, यही सिर्फ
जो भारत सरकार है उसके लागू होंगे जेके पर, और भारत का कोई भी जो अनुच्छेद है कुछ भी लागू नहीं होगा जेके पर। तो वहां पे विरोधाभास आ गया, क्योंकि बहुत सी ऐसी बॉडीज है, सुप्रीम कोर्ट होगी, बहुत सी ऐसी बॉडीज होगी जिसको ऐड किया जाना चाहिए। तो उस टाइम पे एक सॉल्यूशन निकाला गया था कि भारत का संविधान भी रहे और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्ट है जो जेके का था, जो हरि सिंह ने साइन किया था नेहरू जी को, उनकी भी बात रखी जाए। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए जो गोपाल स्वामी अयंगर थे, उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला था कि दोनों को किस तरीके से कंबाइंडली एक मिक्सचर रूप दिया जाए, और वहीं पे शुरुआत होती है आर्टिकल 370 की। वहीं से सारा जो लफड़ा है वो शुरू हो जाता है। एक छोटे से सॉल्यूशन के लिए निकाला गया एक अनुच्छेद इतना बड़ा रूप ले लेगा, किसी ने सोचा नहीं होगा। इन्हीं सब बातों को जो नेहरू जी है वो मान जाते हैं बड़ी आसानी से, और अब जो शेख अब्दुल्ला है वो अपना जो असली रूप है वो दिखाना शुरू कर देता है। शेख अब्दुल्ला धोखा देना शुरू कर देता है, क्योंकि शेख अब्दुल्ला को पीएम भी बना दिया गया था। अब वो क्या करता है, पाकिस्तान के साथ में मिलना शुरू कर देता है, जो एक देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। और हुआ भी यही कि जो शेख अब्दुल्ला है उस पर देशद्रोह का केस लग गया, और शेख अब्दुल्ला की जगह फिर उस टाइम पे प्रधानमंत्री बनाए गए बख्शी गुलाम मोहम्मद, उनको पीएम बनाया गया था। और 1954 में उस समय जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था 370 और 35A का। 35A किसके लिए लाया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं, सुप्रीम कोर्ट है, ये वहां पे काम कर सके, इसके लिए 35A लाया गया था। तो राजेंद्र प्रसाद ने एक ऑर्डर पास किया था 370 और 35A। इसके तहत क्या होगा, जो पीएम नहीं सीएम होगा, जैसे शेख अब्दुल्ला पीएम बने थे, तो अब वो पीएम नहीं सीएम होगा, वो सीएम की कैटेगरी में आए। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि इसको कैसे हटाया गया था, वो अपन बात करते हैं। जो बीजेपी पार्टी है, जो नेहरू जी की नीति थी, जो 370 है, और भी बहुत सी नीति थी, उनके एकदम खिलाफ थी बीजेपी पार्टी। और उस टाइम पे जो अपना पीएम है, प्रधानमंत्री जी है, वो धरना भी दिया करते थे। और भी जो बीजेपी लीडर थे, उनका एक ही नारा था कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चल सकते हैं। तो आपने वीडियो भी देखी होगी मोदी जी की धरना देते हुए उस टाइम की। तो अपन बात करते हैं कि फिर जो 2014 का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें बीजेपी को 25 सीटें आई थी, और जो पीडीपी है, जे&के की जो एक लोकल पार्टी है वहाँ की पीडीपी, उसके पास 28 सीटें आई थी। वहां पे जो इतनी मुस्लिम पॉपुलेशन में बीजेपी को 25 सीटें आना बहुत बड़ी बात थी। तो बीजेपी की 25 सीट और पीडीपी की 28 सीट। और उस टाइम पे मामला ये था कि बीजेपी के बिना गवर्नमेंट बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बीजेपी के पास 25 सीटें थी और पीडीपी के पास 28 सीटें, और भी जो पार्टी थी उसके पास 10 ऐसी सीटें थी। तो पीडीपी और बीजेपी मिलकर अपनी एक सरकार बनाती है, और उस टाइम पे जो पीडीपी है उनकी ओर से सीएम बन जाता है, और बीजेपी की ओर से जो निर्मल कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाता है। कुछ सालों तक सरकार चलती है, आराम से चलती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर जो ट्विस्ट मोमेंट आना होता है, जो एक बोलते ना अपन, एक पिक्चर में जो एक ट्विस्ट पार्ट आता है, वो आना शुरू होता है जब इन दोनों पार्टियों की आपस में टकरार शुरू हो जाती है। और 19 जून 2018 को, यानी माना जाता है यही डेट है कि बीजेपी ने जो अपना पूरी प्लानिंग है वो सेट कर ली थी। 19 जून 2018 को बीजेपी ने पूरा सेटअप तैयार कर लिया था, किसको हटाने के लिए, धारा 370 को हटाने के लिए। और बीजेपी ने पीडीपी से अपना सपोर्ट वापस ले लिया, और 19 जून 2018 को बीजेपी और पीडीपी अलग हो गई। उस समय के जो जम्मू कश्मीर का संविधान था, उसमें अनुच्छेद 92 के अनुसार अगर ऐसी सिचुएशन आती है, अगर सरकार गिर जाती है, तो उस हिसाब से क्या होता है कि वहां पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, उसकी जगह वहां पे जो जम्मू कश्मीर का जो गवर्नर होगा वो वहां पर शासन करेगा 6 महीने तक। जहां तक गवर्नमेंट ना बन जाए तब तक वहां पे जो गवर्नर है वो शासन करेगा, ना कि राष्ट्रपति शासन लगेगा। तब क्या होता है कि 23 अगस्त 2018 को सत्यपाल मलिक को गवर्नर बनाया जाता है। और बीजेपी को बहुत ज्यादा भरोसा था सत्यपाल मलिक पर, क्योंकि वो पहले भी बीजेपी में बहुत अच्छी तरीके से काम कर चुके थे। 23 अगस्त 2018 को उनको बनाया जाता है गवर्नर,
अब 20 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति शासन लग जाता है और ठीक एक दिन पहले यानी 19 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि उसके बिहाफ में सरकार कौन चलाएगा, गवर्नर। यानी कि जो पूरी बागडोर है वो किसके हाथ में आ गई, सत्यपाल मलिक के पास में। सत्यपाल मलिक के हाथ में एक पीएम जितना पावर था उस टाइम। वहां की राज्यसभा थी वो भी भंग हो गई थी और नियम के अनुसार अगर राज्यसभा भंग हो जाती है तो उसके बिहाफ में कौन एक्ट करेगा, जो भारत की पार्लियामेंट है वो एक्ट करेगी। यानी पूरी की पूरी पावर किसके हाथ में आ गई, महबूबा मुफ्ती से शिफ्ट होकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, जो मोदी गवर्नमेंट है, उसके हाथ में पूरी पावर आ गई थी। यहाँ तक सारा जो काम है वो हो गया था। अब बारी आती है नेशनल सिक्योरिटी की, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा काम हो रहा है, तो उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा था। भारत के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, वो मीटिंग करते हैं किसके साथ, जो हाई रैंक ऑफिसर्स हैं, जो अजीत डोभाल जी हैं, उनके साथ में मीटिंग करते हैं। और होता क्या है कि उस टाइम पे जो हाई रैंक ऑफिसर्स है उनको 1000 ऑफिसर्स को सैटेलाइट फोन दिए जाते हैं, एक अनुमान के अनुसार बताया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि लोकल फोन से बात करना अलाउ नहीं था। सैटेलाइट फोन दिए गए थे 1000 से ऊपर, और लगभग 45,000 जो पैरामिलिट्री है उनको जल्दी से जल्दी जम्मू भेजा गया था उस टाइम पे। 2019 को डेट फिक्स होती है धारा 370 हटाने की, और इसी बीच अमरनाथ यात्रा हो रही होती है। तो 2 अगस्त 2019 को एक एडवाइजरी जारी होती है कि जो घाटी है उसको खाली किया जाए, और वहां के जो लोकल लीडर है उनको उससे भी फोन ले लिया जाता है, और धारा 144 वहां पे लागू की जाती। और माना जाता है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो 4 अगस्त 2019 को, यानी ठीक एक दिन पहले, उसी रात राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं और राष्ट्रपति के साथ में मीटिंग होती है। एक सीक्रेट गाड़ी में जो प्रधानमंत्री मोदी है वो पहुंचते हैं राष्ट्रपति हाउस। 5 अगस्त को राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन आता है कि जो जेके की गवर्नमेंट है उनसे हमने परमिशन ले ली है धारा 370 हटाने के लिए। जेके की गवर्नमेंट का मतलब सत्यपाल मलिक से हमने परमिशन ले ली है। फिर क्या होता है कि सुबह यानी 5 अगस्त को अमित शाह जी पार्लियामेंट आते हैं और वोटिंग शुरू होती है, और वोटिंग के आधार पर ये प्रावधान निकलता है कि आज से धारा 370 और 35A हटाई जाती है। यानी कि जो भारत सरकार है वो अब एक्ट बना सकती है जम्मू कश्मीर के लिए। पहले फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस, 3 ही सेक्टर में वो कानून बना सकती थी। अब जो भी खंड थे, जो भी अनुच्छेद थे भारत के, वो अब सारे के सारे जम्मू कश्मीर पे लागू होंगे। पहले लागू नहीं हो सकते थे, अब भारत का संविधान टोटल जम्मू कश्मीर पे भी लागू होगा, और उसी दिन धारा 370 और 35A बैन हो जाती है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों? ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, और जो अपने दोस्त है उनको भी शेयर करिएगा। और बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, और प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।